सुप्रभात मित्रों, प्रकाश एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। समसामयिक विषयों पर आधारित करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर आज देखने वाले 4 नवंबर को कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं आप लोगों के लिए, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से काफी इंपोर्टेंट साबित हो सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 देखा जा रहा है, चर्चा में रहा गैप 3 शब्द किससे संबंधित है। हाल ही के अंदर ग्रेप 3 एक वर्ड आया है, इसका संबंध पूछा जा रहा है कि ये किससे संबंधित है। तो इसका आंसर मैं आपको बताता चलूं, इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है प्रदूषण। भारत के अंदर वर्तमान के अंदर जो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा उच्च स्तर तक पहुंच गया है, या कह सकते हैं कि वर्तमान में दिल्ली का AQI 800 पार कर गया है। कारण अगर देखे जाए तो पराली के द्वारा किसानों की फसल काटने के बाद जो घास फूस बचता है, जो पीछे का जो फसलों का कूड़ा करकट जो बचता है, उसको जलाने के लिए किसान इस प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं। हालांकि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वो इससे ज्यादा प्रभावित रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध है वो होने वाला है प्रदूषण से। देखी जाए अगर विश्व की बात करें तो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषित अगर विश्व के अंदर अगर देश की बात करें उसका नाम है चाड। चाड एक अफ्रीकी कंट्री है और प्रदूषण के मामले में, वायु प्रदूषण के मामले वो नंबर 1 है। अगर देशों की बात करी जाए और वहां पे अगर किसी भी शहर की बात करी जाए तो वहां पे राजधानी दिल्ली वर्ल्ड का सबसे चौथा, विश्व का चौथा सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है, या ये कह सकते हैं उसकी जो रैंकिंग है वो नई दिल्ली की है चौथी, क्योंकि वहां का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगभग 800 से भी पार कर गया है। अगर देखा जाए कि एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसके अंदर उसकी जो कह सकते हैं आदर्श जो स्थिति है वो कितनी हो सकती है, तो मैं आपको बताता चलूं 1 से लेकर के 100 तक अगर ऐसा कोई अगर मेजरमेंट होता है तो कह सकते हैं कि एक आदर्श स्थिति है। लेकिन दिल्ली ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, 800 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स उसका पहुंच गया, जिसकी वजह से छोटे बच्चों, स्वास्थ्य संबंधित ग्रसित जितने भी प्रकार के जो लोग हैं उसी समस्या से ज्यादा उसको क्या होता है, प्रभावित होते हैं। इसी के संबंध के अंदर दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि कक्षा 5 तक के जो विद्यार्थी हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी स्कूल को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। आगे देखते हैं कि भारत का ऐसा कौन सा शहर है, मैंने अभी बात करी है सिर्फ महानगरों की, महानगरों के अंदर भारत के अंदर बात करते हैं तो दिल्ली सर्वप्रथम है। लेकिन अगर शहरों की बात करते हैं तो भिवाड़ी, भिवाड़ी एक शहर है जो राजस्थान का अलवर जिला है, उसका ये एक छोटा सा शहर है। लेकिन औद्योगिक दृष्टि से देखा जाए या औद्योगिक इकाइयों के तौर पे इसको देखा जाए तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी FDI के थ्रू वहीं पे आया है, जिसकी वजह से वहां पे वायु प्रदूषण की अधिकता सबसे ज्यादा देखी जा रही है। तो आपने ये सारी चीजें जानी। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। तो इसका जो मानक है तो प्रदूषण से संबंधित ये पूछा जा रहा है। दुनिया का सबसे प्रदूषित देश चाड है। नई दिल्ली विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अंदर विश्व के अंदर चौथा स्थान है इसका, अच्छी बात नहीं है लेकिन फिर भी। इसके अलावा भारत के प्रदूषित महानगरों में दिल्ली प्रथम स्थान पे है। प्रदूषित शहरों की बात करते हैं तो भिवाड़ी राजस्थान का प्रथम स्थान पे है। AQI नई दिल्ली का स्तर जो है वो 800 के पार पहुंच गया है किसानों के द्वारा पराली को जलाना। परिणाम क्या हो रहा है, 5वीं कक्षा तक के बच्चों को 3 दिन का अवकाश सरकार को मजबूरी बस देना पड़ा कि इस प्रकार की समस्या, श्वास जैसी फेफड़ों से संबंधित समस्याएं और ज्यादा देखने को मिल रही हैं। चलिए इसके अलावा देख लेते हैं कि जो AQI का जो इंडेक्स होता है उसमें अंदर कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो CO है, ये सब प्रकार की जो गैसें हैं वो इस प्रकार के वायु प्रदूषण को और ज्यादा बढ़ाने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। हाल ही में भारत द्वारा चीन एवं पाकिस्तान सीमा पर S-400 मिसाइल को तैनात किया गया है। S-400 मिसाइल भारत के किस देश से आयात करी है। मैं आपको बताता चलूं कि भारत सबसे ज्यादा अगर रक्षा उत्पाद अगर किसी से आयात करता है तो उस देश का नाम है रसिया। परंपरागत रूप में अगर देखा जाए आजादी के बाद से ही भारत पूर्णतया निर्भर रहा है किसके साथ में, रसिया के साथ में आयात के संदर्भ में देखा जाए, जिसमें बात कर सकते हैं अंतरिक्ष की भी बात कर सकते हैं, रक्षा प्रौद्योगिकी की बात कर सकते हैं, लड़ाकू विमानों की बात कर सकते हैं, बैटल टैंक्स की बात कर सकते हैं। इसके अलावा असोल्ट राइफल भी है हम लोगों ने सबसे ज्यादा वहीं से। हालांकि अभी धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही हैं, जहां पे हम रसिया की तरफ से शिफ्ट होकर के और अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी और चीजें हैं कि अभी स्वदेशी निर्मित
उपकरणों पे हम बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और जिसकी वजह से अभी अब देख पा रहे हैं कि भारत ने एक बहुत बड़ी डीआरडीओ के थ्रू एक स्कीम लॉन्च करी है, जिसमें भी S-400 जो मिसाइल है उसको भारत में ही बनाए जाने की कवायद तेजी से चल रही है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। तो रसिया से हमने S-400 लिया है। रसिया से जब हमने S-400 जो मिसाइल को जब खरीदा, उसका आयात करने के बारे में सोचा, तो सबसे बड़ा अड़ंगा लगा रहा था कौन? अमेरिका। अमेरिका ने काटसा का एक जो बहुत बड़ा एक नियम है, जिसमें कह सकते हैं कि आप किसी प्रकार की मिसाइलों को नहीं खरीद सकते, लेकिन भारत को उसने एक विकल्प के तौर पे कह सकते हैं एक अभय दान दिया कि आप खरीद सकते हैं, इसके अलावा अन्य कोई देश ऐसा नहीं कर सकता। इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी पहले से ईरान पर भी प्रतिबंध इसी जो है समस्या के चलते लगा दिया था। चलिए देख लेते हैं। रूस से पहली S-400 की जो खेप दिसंबर 2021 में आई, दूसरी दो और जो खेप आई है वो अप्रैल 2022 में आई है। S-400 की जरूरत क्यों पड़ी हमें? क्योंकि हमारा जो बॉर्डर लगता है वो लगता है चीन और पाकिस्तान के साथ, दोनों के साथ में चुनौतियां कम नहीं है। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत ने ये S-400 मिसाइल की जो टेक्निक्स कह सकते हैं उसको भी आजकल साझा करने की बात चल रही है, और हमने यहाँ से ये रक्षा उत्पाद वहां से आयात भी करे हैं। आगे देखते हैं। S-400 की अगर कैपेबिलिटी की बात करते हैं तो 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। अलग अलग प्रकार के इसके वेरिएंट्स हैं, और वहां पे इतनी मार क्षमता को ये कर सकती है। 100 से लेकर के 40,000 फीट तक के टारगेट को क्या कर सकती है, ये नेस्त नाबूद कर सकती है, हिट कर सकती है उसको। बड़ी खासियत है इसके अंदर। इसके अलावा 400 किलोमीटर से लेकर के 12 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। अगर एक बार में अगर 12 मिसाइलें अगर आपके देश के ऊपर आ रही हैं हिट करने के लिए, तो आपको 12 टारगेट को एक साथ वो क्या कर सकती है, ट्रैक कर सकती है, उनकी निगरानी कर सकती है, और समय रहते ही अगर उनको न्यूट्रलाइज करने का काम भी वो कर सकती है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में अन्य चीजें। भारत द्वारा रूस के साथ में S-400 की डील करने पर काटसा, जो मैंने आपको भी बताया, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के अंदर छूट दी गई। इसके अलावा अन्य देशों की ऐसी छूट नहीं मिली थी। इसमें आप देख पा रहे हैं कि टर्की भी प्रभावित हुआ था, ईरान भी हुआ, इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका जैसे दक्षिणी कोरिया भी इससे प्रभावित हुआ था, लेकिन भारत को अभयदान देते हुए अमेरिका ने इस प्रकार करने से मना कर दिया कि आप यहां से खरीद सकते हो। चलिए प्रोजेक्ट कुश, अब मैं आपको बता ही रहा था कि प्रोजेक्ट कुश के थ्रू लॉन्ग रेंज वायु रक्षा प्रणाली को क्या किया जा रहा है, डीआरडीओ की तरफ से भी वर्तमान के अंदर उस पर काम किया जा रहा है, और जल्द ही हमें कुछ प्रोजेक्ट के जरिए S-400 जैसी मिसाइलें भारत के अंदर ही उसको निर्मित करने के लिए मिलेंगी। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। किस यूरोपीय देश ने 2024 से गोल्डन वीजा पहल को खत्म करने का निर्णय लिया है, घोषणा करी है? ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है, देश का नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, इस प्रकार की जो कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के नाम से इनको जाना जाता है। सामान्यतः वहां का HDI इंडेक्स हो, या विश्व वायु प्रदूषण की बात करें, और प्रेस स्वतंत्रता की बात करें, स्वच्छ शहरों की बात करें, पर कैपिटा इनकम की बात करें, तो इनका जो मानक है वो सबसे उम्दा रहता है। लेकिन इन्होंने 2021 के अंदर एक गोल्डन वीजा नीति लेके आए। सब कंट्रीज एक ही काम करती हैं कि पर्यटकों को और ज्यादा आकर्षित करने के लिए, या अपनी आर्थिक उन्नति को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, और कह सकते हैं पैसे कमाने के लिए, आपकी अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, पर ये जो पर्यटक जो टूरिस्ट आते हैं उनके जरिए अच्छी खासी कमाई सब देशों को होती है। इसी के संदर्भ में उन्होंने गोल्डन वीजा की पहल करी थी, लेकिन कालांतर के अंदर ये देखने को आया कि इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा, और इसी की एवज के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, इसको खत्म करने की घोषणा कर दी है। इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है नीदरलैंड। 1 जनवरी 2024 से गोल्डन वीजा जैसी जितनी भी अभी कह रहे हैं कि सुविधा जो और देशों के लोगों को पर्यटक के तौर पे दी जा रही थी, उसको खत्म करने का निर्णय इन्होंने ले लिया है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। यूरोपीय देश है नीदरलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर आता है, राजधानी एम्स्टर्डम है, और मानव जो स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर शीर्ष राष्ट्रों के अंदर है ये, और पर्यटन के माध्यम से आर्थिक विकास को लक्षित करने के उद्देश्य से इन्होंने इस योजना को लॉन्च किया था 2021 के आसपास, लेकिन ये मामला अभी तक अच्छा बैठ नहीं पाया, जिसकी वजह से इन्होंने इस योजना को वापस इनको विड्रॉल करना पड़ा। चलिए देख लेते हैं अन्य चीजें। प्रश्न संख्या 4। निम्न में से किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT आर्मर्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का चेयरमैन अभी नियुक्त किया है? जिस प्रकार से हम लोग सामान्य जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या होने पर कोई लीगली चीज करने के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, मुंसिफ कोर्ट का सहारा लेते हैं, उसी प्रकार के सैन्य जीवन के अंदर
या जो सैन्य कर्मी है, सैन्य कर्मियों के साथ में किसी भी प्रकार की कोई भी चीजें अगर होती हैं, चाहे कानून संबंधी हो, चाहे कोई दंड से संबंधित हो, या और कोई वेलफेयर से संबंधित कोई चीजें हो, अगर आपकी वो अगर निपटान के तौर पे अगर पूरी नहीं हो पाती, या आप अगर किसी कोर्ट का सहारा लेना चाहते हो या न्याय का दरवाजा खटखटाना चाहते हो, उसके लिए आर्मेड फोर्सेस इंस्टीट्यूशंस की क्या कर रखी है, यहाँ पे ट्रिब्यूनल है, इसकी एक स्थापना की गई है। और वर्तमान में पूछा जा रहा है इसके जस्टिस कौन बने, तो इनके जस्टिस का नाम जस्टिस राजेंद्र मेनन, राजेंद्र मेनन को इसका अध्यक्ष बनाया गया। वर्तमान के अंदर 75% के आसपास जितने भी प्रकार के जो मामले जो लंबित चल रहे थे, वो सारे के सारे क्या कर दिया, उनको रिजोल्व उनको कर दिया गया। वर्तमान में रक्षा मंत्री महोदय का ये कहना है कि हम 3 साल के अंदर जितने भी प्रकार के एएफटी के अंदर मामले जो वर्तमान में लंबित चल रहे हैं, उन सबको हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, उनको रिजोल्व कर देंगे। चलिए देख लेते हैं इसकी कुछ झलकियां। स्थापना 8 अगस्त 2009 को ही एएफटी की आर्मर्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल की स्थापना 2009 में हुई। कार्य क्या है, ट्रिब्यूनल कोर्ट में मार्शल द्वारा पारित किसी भी आदेश, निर्णय, निष्कर्ष या सजा या उससे जुड़े हुए किसी प्रकार के आकस्मिक या किसी के खिलाफ अपील के संबंध में इस प्रकार का कार्य किया जाता है। शाखाओं की बात करें तो जहां जहां पर मिलिट्री कंटोनमेंट है या जहां पे सैनिक छावनी है, वहां तो सब पे है ही। इसके अलावा अन्य जो छोटे छोटे जहां पे कंटोनमेंट है या छोटे छोटे ऐसे जगह है जहां पे भी इसको स्थापित किया गया है कि लोगों को कब कह सकते हैं आसानी से इसकी सुविधा मिल सके। चलिए देख लेते हैं। अगर प्रमुख शाखाओं की बात करें तो नई दिल्ली के अंदर तो इसके प्रधान पीठ है, क्योंकि सेना का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहां आपको पता है, वो भी न्यू दिल्ली में ही है। इसके अलावा देख लीजिए आप, इसके अलावा चंडीगढ़, यहाँ पे वेस्टर्न कमांड है। वेस्टर्न कमांड जो पश्चिमी कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, चंडीगढ़ में। सेंट्रल कमांड जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, लखनऊ में। कलकत्ता के अंदर ईस्टर्न कमांड है। गुवाहाटी के अंदर यहाँ पे एक कंटोनमेंट है। चेन्नई के अंदर भी कंटोनमेंट है, छोटे छोटे कंटोनमेंट है। मुंबई में भी है, जबलपुर में भी है, श्रीनगर में है, और जयपुर की बात करें तो यहाँ पे साउथ वेस्टर्न कमांड है, जो भारत की 7वीं कमांड थी, और इसको 2005 के अंदर इसको स्थापित किया गया था। पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए, डील करने के लिए 2005 के अंदर जयपुर के अंदर 7वीं सप्तशती कमांड के नाम से इसको जाना जाता है, उसको स्थापित किया गया था। इसके अलावा छोटे छोटे स्टेशन आपको मिलिट्री स्टेशन दिख रहे हैं, और ये इसकी उपलब्धि। अब देख लेते हैं उपलब्धि के बारे में कुछ चीजें। 23 जून 2023 तक जितने भी प्रकार के 97,500 मामलों में से 76% का अभी तक क्या हो गया है, निपटारा हो गया है, उन केसों को सुलझा लिया गया है। अपने आप में बड़ी बात है, और इसीलिए ही जो रक्षा मंत्री के माध्यम से अभी जस्टिस साहब की क्या हुई है, नियुक्ति हुई है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संपूर्ण उम्मीदवार और चुनाव प्रबंधन के लिए किस इन हाउस सॉफ्टवेयर को क्या किया, डिजाइन किया गया है। जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है उसी हिसाब से इसका आंसर मिलने वाला है कि इस सॉफ्टवेयर का नाम है एनकोर। एनकोर के माध्यम से चुनाव प्रबंधन, इसके अलावा जो उम्मीदवार है उसका सभी प्रकार का डेटा, और उम्मीदवारी का आय व्यय का पूरा लेखा जोखा, और कौन कौन सी जगह पे उसने प्रचार किया है, कौन कौन सी दिक्कतें, कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो वर्तमान में निर्वाचन आयोग के माध्यम से काम में लिए जा रहे हैं, उन सभी को पारदर्शितापूर्ण करने के लिए किसी प्रकार का एनकोर नाम का एक जो है वो डिजिटल सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। ऊपर आप देख पा रहे हैं सी विजिल। सी विजिल का मतलब भी जो है निर्वाचन आयोग ने अभी वर्तमान में ही किया है, निर्वाचन आयोग के द्वारा। ये भी एक सॉफ्टवेयर अभी वर्तमान में मतदाताओं की जितनी भी प्रकार की जो समस्याएं होती थी उनको पहले ही, या कह सकते हैं मतदान स्थल से पहुंचने से पहले मतदाताओं को जितनी प्रकार की, कौन से मेरे बूथ के अंदर मेरे को वोट देना है, और किस जगह मुझे जाना है, कितने बजे मतदान शुरू होगा, कब खत्म होगा, और इसके अलावा कितनी भीड़ लगी हुई है कि कोई व्यक्ति अगर 3 घंटे इंतजार करे तो पहले देख ले कि इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़े। इसी के माध्यम से सी विजिल भी एक जो सॉफ्टवेयर लाया गया है, जिसके माध्यम से मतदाताओं को आम सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें, और जानते हैं इस प्रश्न के माध्यम से कि निर्वाचन आयोग क्या है, वर्तमान में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है, और अन्य कोई 2 सदस्य वो कौन से हैं, और इनका काम क्या होता है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ चीजें। एनकोर की बात करते हैं तो एनकोर का एनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट है। उद्देश्य निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों, चुनाव प्रबंधन तथा नामांकन से संबंधित इसकी जांच, शपथ पत्र, मतदाता संख्या, मतगणना, चुनाव परिणाम और डेटा प्रबंधन प्रक्रिया में इसकी क्या मिलेगी, आपको सुविधा मिलेगी, जिससे मतदान की जो कार्यवाही जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक जितनी भी प्रकार की एक्टिविटी जो निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित की जाती है उन सभी को लेस कर उनको टारगेट करने के लिए इस प्रकार का सॉफ्टवेयर इजाद किया गया है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और चीजें। निर्वाचन आयोग जब भारत आजाद हुआ और उसी समय 1952 के अंदर जो है प्रथम जो आम चुनाव हुए थे, उससे पहले इसकी स्थापना हो जानी सुनिश्चित
की होगी। और उसी के संदर्भ में आप देख पा रहे हैं कि 25 जनवरी 1950 को इसकी क्या होगी, स्थापना होगी। संवैधानिक निकाय है, आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक इसका इसमें उल्लेख है। चलिए, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं तो उनका नाम सुकुमार सेन था। वर्तमान में राजीव कुमार 25वें अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इनके अलावा जो दो अन्य होते हैं, मतलब 2+1, तो एक तो क्या होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, इसके अलावा दो अन्य सदस्य होते हैं, अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल अभी वर्तमान में दो इसके सदस्य हैं। अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के मध्य संविधान के अंदर ऑलरेडी पहले से अनुच्छेदों के अंदर निर्वाचन आयोग का जिक्र किया रखा है। चलिए, अब नियुक्ति की बात करें तो इसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है, मुख्य चुनाव आयुक्त की। इसके अलावा जो दो अन्य सदस्य हैं उसके अंदर जो है मुख्य चुनाव आयोग की सिफारिश पे, उसकी अनुशंसा पे राष्ट्रपति महोदय इसकी क्या करते हैं, इन दोनों लोगों की नियुक्ति करते हैं। प्रथम जो महिला चुनाव आयुक्त है उनका नाम वी.एस. रमा देवी है। और कार्यकाल की बात करें तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है या फिर 65, दोनों में से एक हो, कह सकते हैं या तो 6 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए या उनकी उम्र पूरी हो जाए 65, दोनों में से जो भी पहले हो उसी को मान लिया जाएगा। चलिए जान लेते हैं प्रश्न संख्या 6। हुरून इंडिया दानवीर लिस्ट 2023 के अंदर किस उद्योगपति के द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। वैसे विश्व के अंदर भी जितने भी प्रकार के जो अमीर हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम नाम सुनते हैं बिल गेट्स फाउंडेशन। बिल गेट्स फाउंडेशन, इन महाशय ने भी वर्ल्ड के अंदर काफी बहुत बड़ा अपनी जो कमाई का जो योगदान इन्होंने अपनी कमाई का लोगों के सामाजिक सरोकार के लिए, उनका जीवन स्तर को उठाने के लिए, यद्यपि भारत के अंदर भी बिल गेट्स फाउंडेशन की बहुत सारी संस्थाएं संचालित हैं। पूछा जा रहा है कि भारत के ऐसे कौन से उद्योगपति हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा दान दिया है 2023 के संदर्भ में। ऐसा स्थान पहले आया करता था अजीम प्रेम जी का। अजीम प्रेम जी एक उद्योगपति हैं और अपने दान के लिए जाने जाते हैं, और उनकी कंपनी का नाम है विप्रो। विप्रो ये भी सॉफ्टवेयर कंपनी है और सॉफ्टवेयर का ये काम करती है। लेकिन इस बार इस स्थान को चेंज किया है, जिनका नाम है नाडर, शिव नाडर। शिव नाडर की भी एक कंपनी है जिसका नाम है HCL, इसके संस्थापक हैं। इन्होंने इस बार अपनी कमाई का जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा दान कर दिया है। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में कुछ अन्य चीजें। शिव नाडर जो आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी, उसके क्या है, ये संस्थापक है। एडलगिव हुर्न इंडिया परोपकार सूची 2023 के अंदर शिव नाडर का प्रथम स्थान रहा है। अजीम प्रेम जी जो पहले 1 नंबर पे हुआ करते थे, इस बार उनका द्वितीय स्थान रहा है। CSR क्या होता है, कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट 2013, जिसके अंदर सभी उद्योगपति कह सकते हैं, सभी कंपनियों को इस प्रकार का एक बताया गया उनको कि आप अपनी कमाई का हिस्सा, या कह सकते हैं अगर आपको 100 रुपए की शुद्ध कमाई हुई है, उसके अंदर 2 रुपए आप किसके लिए लगाएंगे, आप 2% जो लाभ है उसका हिस्सा आप CSR में लगाएंगे। कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके अंदर सामाजिक क्षेत्र के अंदर जहां जहां जरूरत पड़ेगी समाज को, भारत को, या अलग अलग जगह जहाँ पे शिक्षा है, रोजगार है, चिकित्सा जैसे क्षेत्रों के अंदर आपको काम करना आवश्यक हो। एक्ट कौन सा लेकर के आएंगे, 2013 के माध्यम से 2% आपके जो लाभांश है उसका हिस्सा आपको खर्च करना पड़ेगा। ये भी आपने अपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के द्वितीय संस्करण का उद्घाटन कहां पर किया गया। इसका जो उद्घाटन किया गया वो किया गया भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में। क्या है, अभी आप देख पा रहे हैं कि वर्ल्ड फूड इंडिया के अंदर भारत जो कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत हो गया है। खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से भारत का शीर्ष जो देश है उनके अंदर भारत का स्थान है। पहले की बात जब आजादी के समय जब देखा जाए तो भारत के पास में खाद्यान्न उत्पादन इतना ज्यादा नहीं हुआ करता था, लेकिन 80 के दशक के आसपास भारत के अंदर हरित क्रांति का आविर्भाव हुआ और उसकी वजह से सारी चीजें आराम से होने लगी। अब वर्तमान के अंदर इस बार का 2023 का जो यूएन का जो ईयर मनाया जा रहा है वो मनाया जा रहा है मिलेट्स ईयर। मिलेट्स ईयर को अपन ये कह सकते हैं कि मोटा अनाज, और मोटे अनाज के अंदर भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर मोटे अनाजों की अगर गिनती करी जाए तो वहां पे बाजरा शीर्ष स्थान पे रहता है। बाजरा सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित होता है, तो ये होता है राजस्थान में। राजस्थान को जो है वो बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। तो इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने किया है, न्यू दिल्ली में किया है। जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। और भारत मंडपम का आपने जिक्र बार बार सुना होगा कि जब G20 का सम्मेलन जब भारत में हो रहा था तो सारे के सारे जितने भी प्रकार की जो एक्टिविटीज या कह सकते हैं जो सम्मेलन हो रहे थे, जो समिट्स हो रही थी,
और बहुत सारी अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता हो रही थी अलग अलग देशों के मध्य। वो कहाँ पे हो रही थी? भारत मंडपम में हो रही थी। तो ये आपने जाना। उद्देश्य क्या है? भारत को दुनिया के खाद्य केंद्र के रूप में प्रदर्शित करना और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में भी उसको मनाना है। तो ये आपने जाना कि 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में भी उसको जाना जा रहा है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा में सहयोग करने के लिए एक समझौता किया है और उस पर हस्ताक्षर करे हैं? उस देश का नाम है, खाड़ी देश है, खाड़ी देश है, और इस देश का नाम है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। राजधानी की बात करें तो राजधानी है इसकी आबू धाबी। और सबसे बड़े शहरों में कहें या कि विश्व के सबसे बड़े शहरों में अगर बात करी जाए तो दुबई का नाम कौन भूल सकता है? तो दुबई भी आबू धाबी का ही एक शहर है। चलिए, तो उसके अंदर आपको ये पूछा जा रहा है कि शिक्षा में कौन कौन से सहयोग किए जाएंगे। तो एक तो होगी अकादमिक शिक्षा, अकादमिक शिक्षा, और दूसरी होगी उच्च शिक्षा। इसके अलावा गरीब निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति देने का भी प्रावधान है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर कह सकते हैं कि अनुसंधान अन्वेषण जैसे विषयों पर एक दूसरे देश के विद्यार्थी आपस में संवाद स्थापित कर सकेंगे। ऐसा एक समझौता हाल ही के दिनों के अंदर आबू धाबी जिसकी राजधानी है और यूए के साथ में आपने समझौता किया है भारत ने। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ चीजें। आंसर जाने वाला है यूएई। उद्देश्य है दोनों देशों के मध्य अकादमिक उच्च शिक्षा जैसी सुविधाएं आदान प्रदान करना, उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप भी प्रदान करना। अब बात करी जाए कि यूएई अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो यूएई इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भारत का बहुत बड़ा व्यापार का हिस्सा हम आबू धाबी के साथ करते हैं। भारत के साथ में उन शीर्ष 3 देशों के साथ में भारत के व्यापार के संबंधित जितने प्रकार के जो सौदे होते हैं, जो आयात निर्यात होता है, उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है। देख लेते हैं, द्विपक्षीय व्यापार दोनों के बीच में 85 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास पहुंच गया है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो ऑलरेडी पहले से 2022 से इन दोनों के बीच में प्रभावी है, जिसकी वजह से ही ये सारी चीजें यहाँ पे हो पाई हैं। लेकिन जब 2022 के अंदर जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब किया गया तो उस समय उनका टारगेट ये रखा गया कि 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर से हम इसको 100 तक पहुंच के मतलब लेकर के चले जाएंगे 2025 तक। लेकिन अभी 2000 चल रहा है 23, 2023 के मध्य तक ही हम कहां तक पहुंच गए? हम 85 के आसपास पहुंच गए। तो जो अपने को जो टारगेट दिया गया था 100 बिलियन डॉलर का, उसमें मेरे हिसाब से लग रहा है कि 2024 तक इस आंकड़े को हम आसानी से पार कर लेंगे। राजधानी आबू धाबी है और यूएई, सऊदी अरब और ईरान के बाद में खाड़ी में तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश भी है। और भारत के साथ में आबू धाबी कह सकते हैं यूएई जो है वो सबसे ज्यादा हम आयात करते हैं उन जो राष्ट्र है उनमें से ये एक है। शीर्ष राष्ट्रों के अंदर हम लोग यूएई से भी क्या करते हैं? तेल आयात करते हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। कौन सा भारतीय गेंदबाज वनडे वर्ल्ड कप के अंदर सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है? भारतीय संदर्भ में पूछा जा रहा है। इससे पहले भारतीय गेंदबाज हुआ करते थे जिनका नाम हुआ करता था जहीर खान, पूर्व तेज गेंदबाज रहे हैं। और एक पूर्व गेंदबाज है जिनका नाम था जवागल श्रीनाथ। जवागल श्रीनाथ और जहीर खान, इन दोनों के वर्ल्ड कप के अंदर टोटल जितने भी वर्ल्ड कप उन्होंने खेले उनके अंदर उनका जो ग्रांड टोटल विकेट टेकन का था वो था 44। लेकिन इस बार का जो कह सकते हैं कि कल का जो मैच था किसके साथ में था? श्रीलंका के साथ में जो मैच हुआ था परसों वाला, उस मैच के अंदर श्रीलंका को जो हराया भारत ने, उसके अंदर मोहम्मद सामी ने 5 विकेट लिए। तो वर्तमान में इन्होंने कितने विकेट ले रखे हैं? अभी तक 14 विकेट ले रखे हैं। लेकिन पूरे वर्ल्ड कप की बात करी जाए तो उन्होंने 44 के आंकड़े को क्या कर दिया? पार करके कितने पे चले गए? 45 पे चले गए। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है कौन सा? मोहम्मद शमी। बात करते हैं कि 2023 के अंदर जो आईपीएल खेला जा रहा था उसके अंदर पर्पल कैप को अगर करने वाले पाने वाले उनका नाम भी क्या नाम है? मोहम्मद शमी। तो जो पर्पल कैप किस विषय में दी जाती है? तो सबसे ज्यादा विकेट टेकन, सबसे ज्यादा विकेट टेकन जो खिलाड़ी लेता है, गेंदबाज लेता है, तो उसको पर्पल कैप दी जाती है। और इसी के संदर्भ के अंदर मोहम्मद शमी को भी वहां पे पर्पल कैप जो उनसे सम्मानित किया गया था। इसके अलावा देख लेते हैं वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा विकेट वर्ल्ड कप के अंदर किसने लिए हैं? तो 71 विकेट, 71 विकेट। ऑस्ट्रेलियाई एक बॉलर है और वर्तमान में वो रिटायरमेंट हो गए, जिनका नाम था ग्लेन मैकग्रा। ग्लेन मैकग्रा ने 71 विकेट लिए हैं सबसे ज्यादा। उसके बाद बात करते हैं तो मुथैया मुरलीधरन, उनके 65 है और 68 है सॉरी। और उसके बाद में लसित मलिंगा और मिचेल स्टॉक, उन्होंने भी जो है वो विकेट सबसे ज्यादा लिए।
देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। पूल वर्ल्ड कप के अंदर 45 विकेट लिए, 14 विकेट अभी तक ले चुके हैं ये जहीर खान और जवागल श्रीनाथ ने अभी तक 44 लिए। विश्व कप के अंदर सबसे ज्यादा अगर विकेट लेने वाले अगर हैं तो कौन से सबसे ज्यादा 71 हैं, कौन से ग्लेन मैग्रा, मुथैया मुरलीधरन 68 पे हैं, लसित मरंगा और मिचेल स्टॉक ये दोनों हैं 56 विकेट लेकर के संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पे। सबसे ज्यादा अगर बल्लेबाजों की बात करें इस सीजन की, उसके अंदर जो है वो डी कोक ऐसे खिलाड़ी हैं जो दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज हैं, उन्होंने 545 रन बनाए, जबकि विराट कोहली जो भारत की तरफ से खेलते हैं उन्होंने 442 रन बनाए हैं अभी तक के 7 मैचों में। और सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाले अगर देश की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है, उसने 5 टाइम्स उन्होंने वर्ल्ड कप को जीता है। जबकि अगर भारत की बात करें तो 1983 वाला वर्ल्ड कप और 2011 वाला वर्ल्ड कप दोनों ही भारत ने जीते हैं। ये आपने सारी इस स्लाइड के माध्यम से, इस उत्तर के माध्यम से सारी जानकारी जानी। चलिए पढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। केरल राज्य का सर्वोत्तम नागरिक सम्मान केरल ज्योति अवार्ड 2030 किस प्रसिद्ध लेखक को क्या है मिला है? इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला टी पद्मनाभन। इनकी साहित्य के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा एक कह सकते हैं रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो केरल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से उसको जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मनाभन को मलयालम साहित्य के अंदर, क्यों मलयालम वहां की स्थानीय भाषा है, राज्य भाषा है उनकी, और उनको असाधारण योगदान के लिए उनको प्रदान उनको किया जाएगा। केरल की बात कर लेते हैं तो केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम है और 14 जिले हैं। छोटा सा एक राज्य है, मालाबार तट पर स्थित है, लेकिन विशेष किस लिए है? सबसे ज्यादा साक्षरता की बात करें भारतवर्ष के अंदर अगर 100% अगर साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करा था वो किसने करा था? केरला ने करा था। बात करते हैं HDI की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर भी वो उन 3 राज्यों के अंदर है जिसके अंदर पर कैपिटा जो इनकम होती है उसके अंदर भी सबसे ज्यादा है, HDI की में भी जाता है, साक्षरता में भी ज्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लिंगानुपात के अंदर भी भारत के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई राज्य है कह सकते हैं 1084 महिलाओं के, मतलब कह सकते हैं कि ये 1000 पुरुषों के पीछे 1084 महिलाएं हैं। तो लिंगानुपात के मामले के अंदर सबसे शीर्ष राज्यों के अंदर अव्वल स्थान रखता है कौन सा? केरला रखता है। चलिए ये आपने जानी। इसके अलावा ओणम वहां का एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसको राज्य त्योहार भी कहा जाता है ओणम, और साक्षरता वाला है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है, HDI इंडेक्स वाला है। इस प्रकार का राज्य आपको दक्षिणी राज्य मिलता है, वो मिलता है केरला। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। किस राज्य में एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जा रहा है? एशियन राफ्टिंग का मतलब आप जानते हैं कि जब नदी चल रही है तो उसके अंदर आपको क्या करनी है, नाव के थ्रू यहाँ से एक स्थान से दूसरी जगह पहुंचना होता है, कितने समय में? चलिए इसका जो आंसर जाने वाला वो जाने वाला हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश उत्तरी भारत का राज्य है, छोटा सा राज्य, और राजधानी इसकी शिमला, राजधानी शिमला। मुख्यमंत्री की बात करी जाए तो सुखविंदर सिंह सुक्खू इसके मुख्यमंत्री हैं। इसकी सीमा की बात करी जाए तो इसकी सीमा लगती है किसके साथ में? चाइना के साथ में, और छोटा सा राज्य है। तो अभी राफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ चल रही है? वो चल रही है हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है हमीरपुर। तो हमीरपुर के अंदर ये राफ्टिंग चैंपियनशिप चल रही है। इसके अंदर देश और विदेश, तो विदेशों की बात करें तो 3 देश इसमें भाग ले रहे हैं, और जो भारत की जो अनेक राज्यों की जो टीमें है वो तो भाग ले ही रही हैं। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में 3 दिवसीय एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। नदी की बात करते हैं तो ब्यास नदी के ऊपर इसको आयोजित किया जा रहा है। आयोजकर्ताओं की बात करें तो भारतीय राफ्टिंग संगठन और वर्ल्ड राफ्टिंग संगठन के मध्य इसको किया जा रहा है। चैंपियनशिप में 24 टीमें भाग ले रही है, जिसके अंदर 3 ऐसी टीमें हैं जो विदेशी हैं, जिसमें नेपाल, भूटान और कजाकिस्तान है। भारत के कई राज्यों की टीम इस चैंपियनशिप में ले रही है हिस्सा। राजधानी की बात ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं, शिमला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। और अंतरराष्ट्रीय सीमा की हम बात कर ही रहे थे कि चाइना के साथ में हम 345 किलोमीटर की सीमा चीन के साथ में हिमाचल प्रदेश बनाता है, ये आपने जाना। धर्मशाला क्यों प्रसिद्ध है? धर्मशाला जो निर्वासित तिब्बती सरकार है, जहाँ के दलाई लामा वहाँ के गुरु हैं, तो यहाँ पे इन्होंने अपनी एक सरकार भी संचालित इन्होंने यहाँ पे कर रखी है, जो तिब्बती लोगों के लिए काम करती है, सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो चाहे आर्थिक हो, ये सारी चीजें यहाँ पे करी जाती हैं। अभी वर्तमान के अंदर धर्मशाला के अंदर इंटरनेशनल एक बहुत बड़ा क्रिकेट का ग्राउंड भी वहाँ पे बनाया गया है,
और अभी अंतर्राष्ट्रीय मैच वर्ल्ड कप के वहां पे भी आयोजित किए जा रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया? इसका जो उद्घाटन किया गया वो किया गया बेंगलुरु के अंदर। बेंगलुरु एक तो टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, रक्षा उत्पाद, और यहां पे डिफेंस शो, जो कंपनीज यहां पे अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए आती है उसके लिए भी बेंगलोर के अंदर इस प्रकार के शो करे जाते हैं। पूछा क्या जा रहा है, उद्देश्य ऐसा क्या है कि भारत को रक्षा उत्पाद के अंदर अपने आप को क्या बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। जिस प्रकार से S-400 जिस मिसाइल को हमने कहां से आयात किया, रशिया से किया है, उसी को हमने अभी शेषा करके हम लोग एक विजन लेकर गए हैं, जिसके जरिए DRDO के माध्यम से जितने भी प्रकार की जो मिसाइलें हम और अन्य राष्ट्रों से आयात करते थे, क्यों ना उसको भारत में ही बना लिया जाए, इसकी तकनीक पे भी काम किया जा रहा है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा बेंगलुरु में, इसका कर्नाटका के अंदर आता है, स्थित है, 3 दिवसीय इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया। इस शो का जो लघु उद्योग भारती और IMS फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से पूंजी अधिग्रहण बजट, जो अभी वर्तमान के अंदर कहा जा रहा है कि अगर 100 रुपए अगर हम दे रहे हैं, 100 रुपए अगर हम दे रहे हैं, तो उसमें से 75 पैसा या 75 रुपए हम किसको देंगे, हमारी जो स्थानीय कंपनियां हैं उनको हम देंगे प्रमोट करने के लिए, और रक्षा उत्पाद भी हमारी कंपनियां ही हमारे लिए बनाएंगी। आप देख पा रहे हैं कि रक्षा पूंजी अधिग्रहण बजट 75%, 1 लाख करोड़ के आसपास का जो है वो यहाँ पे इन्होंने दिया है, और उसको आरक्षित भी कर दिया कि इतना तो रिजर्व है जहां पे हम अपनी रक्षा उत्पाद कंपनियां, जो भारतीय जो स्वदेशी स्थानीय कंपनियां, उनको ही हम ये ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। ई कुकिंग से खाना पकाने की लागत को कम करने के लिए केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो कार्यक्रम की जो शुरुआत के क्रम में हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम और ऊर्जा कुशल पंखा कार्यक्रम के माध्यम से हम ऊर्जा को कितनी प्रकार से हम बचा सकते हैं, और ग्रीन एनर्जी का प्रयोग करके, जिसमें के अंदर हम कह सकते हैं कि कार्बन जो एनर्जी है, ये कार्बन का जो उत्सर्जन है उसको कम से कम उसको किया जा सके। तो इसके लिए आपने क्या किया है, राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम और ऊर्जा कुशल पंखा कार्यक्रम की वजह से हम लोग इस प्रकार की चीजें कर पाएंगे। लेकिन अगर ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, सोलर एनर्जी की बात हो रही है, तो मैं आपको बताऊं कि 2015 के अंदर सौर गठबंधन का क्या किया, इसकी स्थापना की गई थी। पेरिस के अंदर एक सम्मेलन हो रहा था, और भारत और फ्रांस ने, भारत व फ्रांस दोनों ने मिलकर के अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की उन्होंने नींव रखी। वर्तमान के अंदर इसके जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या 120 है। लेकिन ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम नई दिल्ली के पास ही स्थित है। सौर ऊर्जा से चलने वाला एकमात्र केंद्र शासित जो प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछा जा रहा है, तो उसका नाम है दीव, जिसके सभी प्रकार के उपकरण किससे चलते हैं, सौर ऊर्जा से ही चलते हैं। भारत के अंदर सौर ऊर्जा की बहुत ज्यादा असीम संभावनाएं हैं। हालांकि वैसे तो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राष्ट्र हमारा पड़ोसी देश चीन है, जबकि भारत का स्थान चौथा है। लेकिन अगर राजस्थान की बात करी जाए भारत के संदर्भ में, तो पहला स्थान राज्य का है जहां पे सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा को उत्पादित किया जा रहा है राजस्थान के माध्यम से। अगर सोलर पार्क की बात करें तो बढ़ला सोलर पार्क जो जोधपुर के अंदर स्थित है, जो राजस्थान के अंदर पड़ता है, तो सबसे बड़ा अगर कोई सोलर पार्क है वो कहाँ पे है, बढ़ला जोधपुर में है। और भारत की जो सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता है उसके अंदर चौथा स्थान है, और प्रथम किसका है, चीन में है। तो इस प्रकार जो कह सकते हैं कि ग्रीन एनर्जी को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की चीजें राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम और ऊर्जा कुशल पंखा कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग ग्रीन एनर्जी के थ्रू इस प्रकार की चीजें कर सकते हैं, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, कम समय में स्वच्छ ऊर्जा के साथ में खाना बना सकते हैं। चलिए जान लेते हैं प्रश्न संख्या 14। किस कंपनी द्वारा कोटक जनरल इंश्योरेंस में 51% की हिस्सेदारी को खरीद लिया गया है? एक विदेशी कंपनी है, और इस कंपनी ने क्या किया है कि ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी है, और ये बाहर की कंपनी है, उसने जो हमारी कोटक जनरल इंश्योरेंस है उसकी 51% की भागीदारी को क्या कर लिया है, खरीद लिया है। तो हम ये कह सकते हैं इसका जो परिचालन पूरा जो होगा वो किस प्रकार अभी क्या हो गया, हैंडओवर कर दिया उनको ज्यूरिक का, क्योंकि 51 और अनुपात 49, तो जिसके पास में 51% के शेयर आ जाते हैं वही उस कंपनी का मालिक बन जाता है। जान लेते हैं महिंद्रा कोटक के बारे में भी। महिंद्रा कोटक भारत की तीसरी सबसे बड़ी निजी बैंक है, और उसी के सह स्वामित्व के अंदर इंश्योरेंस भी वो चला रहे थे। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें।
ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप कर लगभग 4051 करोड़ रुपए के अंदर 51% की हिस्सेदारी उन्होंने कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस से खरीद ली है। किसी भारतीय अभी तक के इतिहास के अंदर किसी भारतीय गैर जो कह सकते हैं गैर जीवन बीमा कंपनी जो सार्वजनिक नहीं है उसको वैसे जीवन बीमा कंपनी का सबसे बड़ा अभी तक का क्या है निवेश है, जिसके अंदर 4,500 करोड़ रुपए के आसपास या 4,051 करोड़ रुपए का उन्होंने निवेश इसमें किया है। कोटक महिंद्रा को 537 करोड़ रुपए उन्होंने इसमें क्या किए चुकाए हैं। वो तो अलग बात है कि यहाँ पे 4,000 करोड़, लेकिन अभी कोटक महिंद्रा ने हाल ही के दिनों में किया है 537 करोड़ के आसपास एक सोनाटा फाइनेंस की एक कंपनी थी, उसका अधिग्रहण किसने कर लिया? कोटक महिंद्रा ने कर लिया। तो जितने प्रकार के उद्योग धंधे कभी चीजें बेचते हैं कभी खरीदते हैं, ये उनके अपने पर्सनल बेनिफिट्स होते हैं कंपनी के तौर पर देखा जाए शेयरधारकों के संदर्भ में। और इसके लिए आरबीआई को मंजूरी मिल गई। अंतरराष्ट्रीय बैंकर जो है अशोक वासवानी को वर्तमान में जो अभी महिंद्रा कोटक उसका चेयरमैन बना दिया गया है। महिंद्रा कोटक की बात के बारे में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं कि 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके जो संस्थापक कौन थे? उदय कोटक, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनकी जगह पे अशोक वासवानी को यहाँ पे नियुक्त कर दिया गया था। मुख्यालय की बात करें तो मुंबई है और शाखाओं की बात करें तो 1780 और एटीएम है 2963 लगभग 3000। ये एचडीएफसी और आईसीआई बैंक के बाद में पूंजीकरण के तौर पे देखा जाए, कैपिटल मार्केट के तौर पे देखा जाए तो महिंद्रा कोटक जो है वो नंबर 3 स्थान पे आता है। चलिए जान लेते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15, जोजिला वॉर डे कब मनाया जाता है? हाल ही में 1 नवंबर 2023 को जोजिला वॉर डे मनाया गया। जोजिला के बारे में अगर सुनते हैं पढ़ते हैं तो देखते हैं स्टैटिक्स जीके का एक पोर्शन है। जोजिला जब हम पार करते हैं तो जोजिला एक दर्रा है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। लेकिन पूछा जा रहा है कि जोजिला वॉर डे ऐसा कौन सा था? तो जोजिला वॉर डे था ये 1948 के अंदर जब कबायली आक्रमण हुआ था पाकिस्तान की तरफ से। उस समय भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया था। उस समय क्योंकि धरातल से काफी 15,000 फीट के आसपास स्थित है और सबसे ज्यादा बर्फ रहती है, सर्दीली वहां पे हवाएं चलती हैं, तो मौसम जो है वो काफी एडवर्स कंडीशन का होता है। अभी हाल ही के दिनों में अभी आप देख रहे हैं द्रास सेक्टर के पास में जोजिला है। 1 नवंबर को ये दिवस मनाया गया। जोजिला दिवस 1948 का जो ऑपरेशन बाइचन जो भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था, भारतीय सेना द्वारा संचालित। और फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ये है 14 कोर जो वर्तमान के अंदर एक सेना की कोर है जो कहां पे स्थित है? लेह में स्थित है। उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। अब देखते हैं कि श्रीनगर से लेकर के और लेह जब हम पहुंचते हैं तो लगभग 450 किलोमीटर की दूरी इसके बीच में 400 अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो 434 किलोमीटर की दूरी है जो श्रीनगर और लेह के बीच में आपस में इनको जोड़ता है। जोजिला धीरे की अगर लंबे की बात करें तो 9 किलोमीटर के आसपास की लंबाई है जिसके अंदर वाहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच पाते हैं। काफी कठिनाई वाला एरिया है। और अक्टूबर माह का अंतिम जो सप्ताह होता है या नवंबर का प्रथम सप्ताह कह सकते हैं इस प्रकार की, जिस प्रकार अगर जोजिला के आसपास बर्फबारी हो जाती है जिसकी वजह से 6 महीनों के लिए रास्ता अवरुद्ध हो जाता है श्रीनगर से लेह पहुंचने के लिए, तो काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन वर्तमान में रक्षा प्रौद्योगिकी का मार्ग देख सकते हैं बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से शिमला से लेकर के और हम लेह लद्दाख आसानी से पहुंच पा रहे हैं। इसके अलावा जोजिला जिले में भी वर्तमान में बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है कि पूरे साल भर 365 दिवस तक हमारी जो आपूर्ति है, हमारा आवागमन है, हमारी रीच जो है वो लेह में आसानी तक हो पाए। और इसी के संदर्भ के अंदर वहां पे बहुत बड़ी टनल बनाई जा रही है। जोजिला दर्रे की वर्तमान में अगर लंबाई की बात करते हैं तो 9 किलोमीटर के दौर पे, और ऊंचाई की बात करें कि समुद्र तल से इसकी फीट कितनी है तो 11,578 फीट के ऊपर जो है ये जोजिला दर्रा है। अगर देखा जाए तो इट इज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन दी वर्ल्ड के अंदर सेकंड नंबर पे तो आता है जोजिला का, जबकि 18,500 किलोमीटर लगभग 18,500 फीट की ऊंचाई पर एक खरदुंगला टोप है जहां से भारतीय सैनिक सियाचिन ग्लेशियर के दूसरी तरफ भी जा पाते हैं। तो बहुत ऊंची सड़क है, लेकिन वहां पे भी बीआरओ ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से इस काम को बखूबी से अंजाम दे दिया। चलिए आज की इस क्लास के अंदर आपने जाने समसामयिक विषयों से संबंधित करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।